देखना जी कैफे आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 95। आज के लेक्चर में हम वो असाइनमेंट डिस्कस करेंगे जो कल मैंने आपको असाइनमेंट दी थी और आपने नहीं की, वो वाली असाइनमेंट डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था आपने असाइनमेंट नहीं करने। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ने असाइनमेंट नहीं की, सिर्फ 15% बच्चों ने असाइनमेंट किया तकरीबन। मेरा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन था। नहीं तो मैं स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन करता रहा कि जो स्टूडेंट पहले टेस्ट नहीं करते रहे, असाइनमेंट नहीं करते रहे, उन्हीं को सिलेक्ट किया। नहीं। तो आज हम कल के असाइनमेंट डिस्कस करेंगे आईटी, जो मैंने कहा था अगर आपने ये असाइनमेंट कर ली तो इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे एग्जाम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। और रिटन फॉर्म में नहीं किया आपने असाइनमेंट, जिसका मुझे बड़ा अफसोस नहीं हुआ। कौन सी नई बात है, वैसे भी मेरा क्या जाता है भाई। हाँ, तो मेरा काम बताना था, समझाना था, काम करना ना करना आपका फैसला है। और उसके बाद हम आज टाइप्स ऑफ आईटी सिस्टम स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? टाइप्स ऑफ आईटी सिस्टम स्टडी करेंगे। दो काम हमने डिस्कस करने हैं, एक असाइनमेंट और दूसरा टाइप्स ऑफ आईटी सिस्टम। तो पहले असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं। आ जाइए, 4 क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा इसके 2 पार्ट्स हैं। कह रहे मैनेजमेंट ऑफ रोज प्राइवेट लिमिटेड आरपीएल सीक्स योर गाइडेंस फॉर द फॉलोइंग मैटर्स। इन मैटर्स के ऊपर हमारी गाइडेंस हमसे लेना चाहते हैं, अपना बिजनेस तबाह करवाना चाहते हैं, इन शॉर्ट हमसे गाइडेंस लेंगे। बहरहाल, ए आरपीएल इज डेवलपिंग ए सेल्स इनवॉइसिंग सिस्टम। इसका मतलब ये आईटी वाला क्वेश्चन लग रहा है मुझे। उसने सेल्स इनवॉइसिंग सिस्टम का नाम ले दिया। बोथ फॉर इट्स कैश एंड क्रेडिट कस्टमर्स द सिस्टम वुड रिकॉर्ड कस्टमर्स नेम, ईमेल एड्रेस, सेल नंबर, एनटीएस नंबर। एनटीएस क्या होता है? वो तो एनटीएन होता है। चले जो भी होता है, जो भी नंबर एट टाइम ऑफ सेल। यानी वो चाह रहा है उसकी इनवाइस के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर की आ जाए। तो ये अच्छा इनवाइसिंग सिस्टम है जिसमें उसने सारी नेसेसरी पर्टिकुलर्स कस्टमर के इंक्लूड कर दिए। रिक्वायरमेंट में कह रहा है ब्रीफली डिस्कस एनी 4 एप्लीकेशन कंट्रोल्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आप पूछते होते हैं ना उस्ताद से, तो फिर इसकी सजा आपको एग्जाम में जाके मिलती है। आई क्या फिर आपसे पूछ लेता है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यानी कंट्रोल बताना भी है, इसको एक्सप्लेन भी करना है कंट्रोल क्या, और ये भी बताना है कि इस सिस्टम में कैसे यूज करेंगे। एग्जांपल आपने इस सिस्टम की देनी है, अपनी याद की हुई एग्जांपल नहीं दे देनी, पेरोल वाली एग्जांपल नहीं फिट कर देनी। एग्जांपल कौन सी? इसी सिस्टम को सामने रखते हुए सेल्स इनवॉइसिंग सिस्टम वाले। Which should be incorporated in the system to ensure completeness and accuracy of data. To ensure completeness and accuracy of data, ये अहम अल्फाज हैं। एक लफ्ज है एप्लीकेशन कंट्रोल, एक है टू इंश्योर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा, और फिर है 4। 3 अल्फाज ने डिसाइड करना है कि हम क्या लिखेंगे तो पास होंगे। जब उसने कहा एप्लीकेशन कंट्रोल, तो इसका मतलब है मैं आईटी वाले टॉपिक में पहुंच गया और जनरल कंट्रोल्स को मैंने एक्सक्लूड कर दिया। एप्लीकेशन कंट्रोल, अब एप्लीकेशन कंट्रोल में 4 मेरे पास कैटेगरीज हैं। वैसे तो अब हमें पता है जब पूछेगा हमसे तो इनपुट के बारे में पूछेगा, लेकिन पहले उसने चारों की कुछ एग्जाम्पल दी हुई थी। अब मुझे बताइए यहाँ पे कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा, ये कौन से कंट्रोल्स की बात कर रहा है? इनपुट कंट्रोल्स की बात कर रहा है। और कितने कंट्रोल्स बताने हैं हमने? और हमारे पास हैं कितने? 7-8 कंट्रोल्स हैं। सारे के सारे फिट हो सकते हैं। आप नहीं, सारे के सारे इनपुट के ऊपर ही है, सारे के सारे इनपुट के। पहले आप ये इंश्योर कर लें एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ डाटा से मुराद इनपुट कंट्रोल ही है ना। और डिस्क्रिप्शन या ऑब्जेक्टिव पढ़ के देखें, पक्की बात है ना, तो इनमें से कोई से भी लिख सकते हैं। लेकिन अब आपने उसको रिलेट करना होगा उसकी एग्जांपल के साथ। जैसे कौन सा कंट्रोल है? सीक्वेंस टेस्ट। सीक्वेंस टेस्ट में क्या इंश्योर करेंगे? हर अगली सेल इनवॉइस जो है वो प्रीवियस का नेक्स्ट नंबर हो। रेंज टेस्ट के जो प्राइस या अमाउंट है वो प्री डिफाइंड रेंज के अंदर हो। नहीं, रेंज या लिमिट में से कोई एक इंक्लूड करे, दोनों ना करें, ऐसे ना करें। नहीं, दोनों में से कोई एक इंक्लूड कर। बैच टोटल कर ले,
कि डे एंड के ऊपर जब सारी सेल इनवॉइसेस का टोटल किया जाएगा वो टोटल रिकॉर्डेड के साथ मैच करता है कि नहीं करता? एग्जिस्टेंस में क्या चेक करेंगे कि कौन सा रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। जो प्रोडक्ट सेल हो रही है वो मास्टर फाइल में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही? ठीक है, एग्जिस्टेंस। कंप्लीटनेस चेक होगा। कंप्लीटनेस चेक का ताल्लुक बताया था ना, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से नहीं है, फॉर्म से। तो जो कह रहा है सेल, तो अगर किसी ने सेल नंबर नहीं लिखवाया तो वो पता ही नहीं चलेगा। अगर आपने कंप्लीटनेस चेक इंक्लूड ना किया हुआ तो एक दो फील्ड इनमें से जो वो बता रहा है मिस हो गई तो वो तो फिर ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाएगी। क्लियर हुई ये बात? चलिए, जैसे अब गवर्नमेंट ये कहती है कि 50,000 से ज्यादा जो भी सेल्स होंगी नेशनल टैक्स नंबर या आईडी कार्ड CNIC नंबर लिखा जाएगा। अब जो भी गवर्नमेंट ये सिस्टम इसका बनाएगी, जब बनाई इम्प्लीमेंट करेगी, उसमें कंप्लीटनेस चेक लाजमी इंक्लूड किया जाएगा और उसमें CNIC वाली फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड होगी। हाँ, लेकिन उसके साथ कंप्लीटनेस के साथ एक लिमिट टेस्ट भी लगाया जाएगा कि 50,000 से कम पे ये रिक्वायर्ड नहीं है। 50,000 तो लिमिट टेस्ट भी लगेगा और कंप्लीटनेस टेस्ट भी लगेगा। ये समझ आ गया क्वेश्चन? इसमें सिर्फ एक ही चीज काम की थी जिसका ध्यान कि जो आपने एग्जांपल देनी है ना, वो उसने जो एक्सप्लेन करना है आपने उसकी गिवन सिचुएशन के मुताबिक एक्सप्लेन करना है। क्लियर? बी की तरफ आते हैं। कह रहा है RPL's ऑफिस हैज रिसेंटली बीन डैमेज्ड बाय फायर काजिंग ए सिस्टम डाउन टाइम फॉर 5 days। ठीक है, काज्ड बाय फायर। अच्छा, प्रोग्राम चेंज, ये नहीं कह रहा कि मैंने कि प्रोग्राम चेंज किया था तब ये सिस्टम बैठा है। वो कह रहा है अगर वो तो हम कहते हैं कि प्रोग्राम चेंजेस का मसला है। ठीक है, यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? एडवाइज एनी 3 जनरल कंट्रोल, इसका मतलब मैं अब जनरल कंट्रोल पे आ गया। टू RL विच में इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ इट्स ऑपरेशन इन फ्यूचर। इस क्वेश्चन में 3 अल्फाज कौन से हैं जो डिसाइड करेंगे, जो हमने पिक कर लिए तो डिसाइड करें पास है कि फेल? एक जनरल कंट्रोल, फिर उसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस, फिर उसके बाद 3। जिसने इन 3 चीजों को पिक कर लिया एग्जाम में बैठ के उसका क्वेश्चन पार। बेड़ा नहीं, बेड़े में आगे और भी सवारियां हैं, वो सारे क्वेश्चन करेंगे फिर बेड़ा पार होगा। ये समझ आ गया? तो बताइए, अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए टू प्रिवेंट इंश्योरेंस, बैकअप फाइल्स, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में 3 का है, हम 4 लिख देंगे, टाइम हुआ तो 5 भी लिख सकते हैं। चले कम से कम एक आधा तो एक्स्ट्रा लिख देना। अच्छा, ये एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पढ़ा हुआ ना? हाँ। अच्छा, ऑनलाइन वाले जिन स्टूडेंट्स ने अभी ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा वो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद डिस्कशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, हाँ, वीडियो पॉज करके पॉज, रिज्यूम हो गया। रिक्वायर्ड, explain the audit procedure that should be carried out using audit software on the receivable balance at D company। कह रहा है मुझे ऑडिट सॉफ्ट, अच्छा कीवर्ड्स कौन से आए यहाँ पे? सबसे पहला कीवर्ड आया ऑडिट सॉफ्टवेयर, फिर आया रिसीवेबल, फिर आया डी कंपनी। आपको पता चल गया ऑडिट सॉफ्टवेयर के प्रोसीजर लिखने हैं, यानी सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखने हैं। आपको पता चल गया रिसीवेबल के लिखने हैं, यानी सेल्स रिसीवेबल एक ही बात होती है ना। ठीक, आईटी में इंटीग्रेटेड होते हैं ना, सेल्स रिसीवेबल बताया था एक ही बात है, उसमें कभी कभी इन्वेंट्री भी इंक्लूड हो जाता है। ऑडिट सॉफ्टवेयर है, मैं पता चल गया, टेस्ट डाटा की तरफ नहीं जाना, ऑडिट सॉफ्टवेयर की एग्जांपल उठानी है। रिसीवेबल समझ आ गया, हमने परचेजेस की तरफ नहीं जाना, रिसीवेबल की तरफ। डी कंपनी क्यों रेलिवेंट है? क्योंकि जो आपने प्रोसीजर बताना है ना, वो विद द हेल्प ऑफ जो एग्जांपल बताना है उसको प्रोसीजर वो डी के सिस्टम के मुताबिक करना। ठीक है, यानी इसमें कुछ जो इसने स्पेसिफिक टर्म्स यूज किए होंगे ना केस में, वो टर्म्स वो प्रोसीजर वही है, रिप्रोडक्शन वाले आएंगे, प्रोसीजर नहीं बदलेंगे, प्रोसीजर वही आएंगे जो आपको सिखाए थे कल, लेकिन आपने जो इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है ना
वो इसके कंटेक्स्ट में देने, इसके कंटेक्स्ट, समझ रहे हैं। वैसे एज इट इज भी छाप दें आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है एज इट, लेकिन हमने क्योंकि वो क्लाइंट का एग्जाम्पल दे रहा है तो हम विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू क्लाइंट उन एग्जाम्पल्स को जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं वो बताएंगे। और फिर ये भी कह रहा है फॉर ईच प्रोसीजर एक्सप्लेन द रीजन। इसका मतलब क्या, असर्शन बताओ। जैसे क्या रिसीवेबल ऑडिट सॉफ्टवेयर के जरिए से एजिंग रिपोर्ट बनेगी कि नहीं, पर्पस क्या है, टू डाउटफुल डेट्स को आइडेंटिफाई करना। और ऑडिट सॉफ्टवेयर का प्रोसीजर बताएं, और प्रोसीजर बताएं कोई, लिमिट टेस्ट। शाबाश, लिमिट टेस्ट मेरे भाई, लिमिट टेस्ट क्यों गलत है, कोई इनपुट नहीं, वो टेस्ट डाटा की एग्जांपल है, वो टेस्ट डाटा की एग्जांपल है। उसने ऑडिट सॉफ्टवेयर की एग्जांपल पूछी है, बताया था कल ये थोड़ा गलती, टेस्ट डाटा पूछे ऑडिट सॉफ्टवेयर की एग्जांपल फिट कर देते हैं, ऑडिट सॉफ्टवेयर पूछे टेस्ट डाटा की एग्जांपल। जो कंट्रोल टेस्टिंग होगी वो एग्जांपल नहीं देनी, सब्सटेंटिव की। क्या कॉस्ट, कॉस्ट CST कॉस्ट टोटल करेंगे ऑडिट सॉफ्टवेयर से, किस लिए, कंप्लीटनेस। शाबाश, ये है रीजन, कंप्लीटनेस। भी समझ आ गया क्वेश्चन कैसे लेके चलना है। मजीद डिस्कस करें आगे कि अगली रिक्वायरमेंट में चलें, नेक्स्ट। अच्छा तो इसका और प्रोसीजर बताएं फिर। एक डाटा टर्नओवर रेशियो, इसका भी वही वैल्यूएशन एंड एलोकेशन के लिए, स्ट्रैटिफिकेशन सैम्पलिंग करने के लिए, सैंपल सेलेक्ट करना कंफर्मेशन के लिए, कंपेयर विद प्रीवियस ईयर वो भी कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये प्रोसीजर क्लियर हो गया ना ऑडिट सॉफ्टवेयर के जरिए। B. Explain the potential problem of using audit software of D company. For each problem, explain how it can be resolved. अब एक मिनट है, राइट साइड वाले बताएंगे प्रॉब्लम, लेफ्ट साइड वाले बताएंगे सॉल्यूशन। जी मेरे भाई, हाई सेटअप कॉस्ट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाए। अगर बड़ा क्लाइंट है उस पर इंप्लीमेंट किया जाए, वरना नहीं किया जाए, ठीक है। अच्छा और बताइए, कंपैटिबिलिटी एक्सप्लेन करें। क्लाइंट अपना सिस्टम चेंज कर ले तो हो सकता है हमारा जो ऑडिट सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल ना हो। वो 32 बिट 64 बिट का क्लासिक जो डिफरेंस आता होता है कंपैटिबिलिटी। क्या हाल है, नया सिस्टम खरीद लेंगे जी, कंपैटिबल नहीं है तो ऑडिट सॉफ्टवेयर को यूज ना करें। हाँ लाइव लाइव वो अच्छा, जो मर्जी किताब पे लिखा हो, जो मर्जी व्हाइट बोर्ड पे लिखा हो, वो याद नहीं रहता। जो उस्ताद के मुंह से लफ्ज निकल गया ना वो याद रहता। हालांकि हमने हमारे जो अक्सर अल्फाज मुंह से निकलते वो एक्सप्लेनेटरी चीजें होती है, एग्जाम्पल्स होती है, कंसेप्ट समझाने के लिए। अब भाई एग्जाम्पल ज्यादा है मैं कि कंसेप्ट ज्यादा है मैं, पता चला अब क्यों फेल होते हैं। वो एग्जाम में बैठ के थोड़ा नहीं कहते सर वो जो आप बातें क्लास वो जेहन में आ रही थी, वो मिसाल किस कंसेप्ट की दी थी, वो कंसेप्ट नहीं जेहन में आया, मिसाल जेहन में आ गई। तो भाईजान क्या था ये जो क्लाइंट क्या कहता है कि मैं बैकअप कॉपी, लाइव प्रॉब्लम क्या है, लाइव ऑपरेशंस डिस्टर्ब हो सकते हैं वायरस की वजह से। इसका हल क्या है, हल क्या है, बैकअप कॉपी रखें। बैकअप कॉपी में भी मसला है, वो हो सकता है ओरिजिनल कॉपी ना दे, हमें टेम्परिंग कर दे, टेम्परिंग। तो हाँ, तो हमें वेरीफाइड कॉपी कैसे लेंगे, अपने सामने नजरों के सामने उसे कॉपी करवाएंगे। C. Explain the concept of auditing around the computer and discuss why this increases audit risk for the auditor. वो एंड वाले भाई मुझे बताएंगे। ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर एक्सप्लेन करें कि क्लाइंट के आईटी सिस्टम को वेरीफाई नहीं करना, उसके कंप्यूटर प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर को वेरीफाई नहीं करना, ये ऑडिट रिस्क क्यों इंक्रीज करता है। दो प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें, एक कंप्यूटर सिस्टम वेरीफाई नहीं हो पाता और दूसरा अगर डिस्क्रिपेंसी आ जाए वो पता नहीं चलता किधर से। हाँ ये केस स्टडी काम की है,
वो कह रहा है, ये बताया था ना आपको इस काबिल होना चाहिए कि आपको कोई क्लाइंट आके कहे सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको एक कंट्रोल एडवाइस कर सके। जैसे अगर कोई कहे सर हर रोज रात को मेरा जो इन्वेंट्री है वो चोरी हो जाती है, तो आप क्या कंट्रोल सजेस्ट करेंगे? रात को सोए ना, ये हाल। और फिजिकल एक्सेस कंट्रोल रिकमेंड करेंगे, रिकंसिलिएशन। हो गया ऑडिट, हो गया ऑडिट। रिक्वायर्ड आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली डिस्क्राइब वन स्पेसिफिक एप्लीकेशन कंट्रोल इन एप्लीकेशन कंट्रोल्स। एप्लीकेशन कंट्रोल्स को अंडरलाइन करें। कहता है एक एप्लीकेशन कंट्रोल बताएं इन ईच टाइप ऑफ एरर के बाद टू रिड्यूस रिस्क ऑफ सच, जो इन एरर्स को रोक सके। अच्छा मुझे पहले एक बेसिक कंसेप्ट बताएं, क्या जरूरी है एक तरह के रिस्क के ऊपर एक ही कंट्रोल होगा कि एक से ज्यादा भी हो सके? तो अगर इन्होंने कंट्रोल कुछ और बताया, उन्होंने कंट्रोल कुछ और बताया, तो कौन सही है कौन गलत? हो सकता है दोनों सही हो, दोनों गलत हो, यानी पॉसिबल है। ये ज़हन में रखिएगा। एडवांस लिमिटेड एएल यूजेस एन इन हाउस डेवलप्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम किसको कहते हैं भला? जिसमें सारे एरियाज एक दूसरे से लिंक। आप सेल सिस्टम में एंट्री करें ना तो डाटा सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। एक एरिया में एंट्री करें दूसरा एरिया ऑटोमेटिकली अपडेट, यह था इंटीग्रेटेड। फार्मूला के जरिए से ना लिंकिंग की होती है। इंटीग्रेटेड मींस लिंक्ड फॉर ऑल ऑफ इट्स काउंटिंग ऑपरेशनल नीड्स, सारे का सारा सिस्टम। AL has been facing following issues in transaction processing। ये कुछ इश्यूज आए। पहला इशू, while processing a batch of 30 purchase invoices, it was noticed that 3 invoices of suppliers were posted twice in the account। बैच टोटल भी और डुप्लीकेट चेक भी, दोनों काम करेंगे, दोनों काम करेंगे। बैच टोटल दोनों लिख सकते हैं और दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं। बेहतर है एग्जाम में दोनों ही लिख दें, लेकिन पहले वो वाला लिखें जिस पे आपकी ज्यादा तसल्ली है। मेरी ज्यादा तसल्ली बैच, लेकिन डुप्लीकेट भी ठीक है ट्वाइस। और अगर वो कहता कि एक मिट हो गई है, फिर हम कहते हैं बैच, फिर भी बैच प्लस बैच कंप्लीटनेस नहीं, क्योंकि कंप्लीटनेस ट्रांजैक्शन नहीं, उसकी इंफॉर्मेशन से रिलेट कर रही होती है। सीक्वेंस होगा अनलेस के वो आखिरी नंबर हो जो मीट हुआ है। अगर आखिरी नंबर हुआ फिर वो सीक्वेंस नहीं उठा सकेगा, लेकिन चांस कम होगा। बहरहाल पहला क्लियर। दूसरा, some instances have been identified in which AL's accountant had posted the amount received from customer in some other customer's account due to a timing error of the customer code। चेक डिजिट होता है तो गलत कोड आइडेंटिफाई हो जाता, ठीक है। एप्लीकेशन कंट्रोल उसने पूछा। अच्छा वैसे इसको ना एक और कंट्रोल भी आइडेंटिफाई कर सकता है, रिकंसिलिएशन का, लेकिन वो मैनुअल। उसने कहा एप्लीकेशन कंट्रोल बताओ, उसने अगर एप्लीकेशन का वर्ड ना यूज किया होता तो फिर रिकंसिलिएशन भी हम बता देते हैं। शाबाश। थर्ड, while processing the payments the accountant often fails to mention the check number due to which it takes a lot of time to trace the payment in bank statement। completeness, सीक्वेंस कैसे? और ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो गई है, वो चेक नंबर लिखना भूल गया, पेमेंट का कॉलम फिल कर दिया उसने, डेट का भी फिल कर दिया, कंप्लीटनेस है। उसमें शायद कुछ और लिखा हुआ है और वो पहले होता था अब नहीं है। अब ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट की जगह पे क्या लिख दें? कंप्लीटनेस। ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट भी ठीक है अगर आपको समझ आ जाए कि वो आगे चलने से पहले फौरन मैसेज दे देगा एक्सेप्शन बोर्ड। 4, while recording inventory movement, accountant had used incorrect inventory code। Since these codes did not exist, the system posted the transaction suspense account। अच्छा आप नोट कीजिए, वैसे तो ये एग्जिस्टेंस टेस्ट है ना, एग्जिस्टेंस है ना, ताकि अगर एग्जिस्ट ना करे तो वो एरर दे दे। वैसे तो आपको समझ के भी, इसका प्रॉब्लम की नेचर समझ के भी, अगर कंसेप्ट स्ट्रांग है ना आपका, समझे हुए आपने कंट्रोल, तो आप रिकमेंड कर सकते हैं।
लेकिन आपने नोट किया होगा कुछ इंडिकेशन भी हमें क्वेश्चन में दे देता है, जैसे इसमें उसने बैश का वर्ड यूज कर लिया, ट्वाइस का वर्ड यूज कर लिया, फिर इसके बाद टाइपिंग एरर, कस्टमर कोड का वर्ड यूज कर लिया, फिर यहाँ पे चेक नंबर का वर्ड एग्जिस्ट का वर्ड यूज कर लिया। तो वो हमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन में भी इंडिकेशन दे देता है, उस कंट्रोल में या उसके डिस्क्रिप्शन में जो अल्फाज यूज हो रहे होते हैं उसकी कोशिश होती है वो यूज, ताकि हमें उधर से भी इशारा मिल जाए। 4 में चेक डिजिट भी नहीं आएगा, इनकरेक्ट, वहां चेक डिजिट भी आ सकता है, चेक डिजिट भी आ सकता है बिल्कुल, लेकिन वो चूंकि प्रॉब्लम उसकी ये नहीं है कि गलत कोड, प्रॉब्लम ये है कि गलत के साथ वो कह रहा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, सस्पेंस में डाल दिया। तो ज्यादा जो मैं मुतमिन हूं ना शरह सदर मेरी वो है एग्जिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। हाँ जी आगे चलते हैं। नहीं खत्म है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इंडिया शरह सदर भाई इंडियन नहीं है, ये अरबी के अल्फाज। ये आज गूगल पे जाके सर्च करना शरह सदर का मतलब क्या, गूगल पे जाके सर्च करना। हाँ। नहीं वो नहीं पढ़ा, अलम नशरह लक सदरा, तो वो अल्फाज यूज होते हैं ना, ये अरबी के अल्फाज है। क्वेश्चन 10, अच्छा रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एनी 3 कंट्रोल वीकनेसेस इन द अबव सिचुएशन एंड सजेस्ट एनी 2 मिटिगेटिंग कंट्रोल अगेंस्ट ईच वीकनेस। यानी 3 वीकनेसेस बतानी है और हर वीकनेस के कंट्रोल, यानी 3 एक नंबर होगा वीकनेस का और एक नंबर होगा कंट्रोल का। स्टार्ट करें जी, तैयार है। You have been assigned the audit of Pacific Shipping Limited (PSL) for the year ended 31st December 2017. During the audit, you have noted that invoicing system was not operational for 4 days in January 2017. 4 days तक, 4 दिन तक अगर आपका LMS पे लेक्चर ना चल सके आपकी क्या हालत होगी? उससे ज्यादा हाँ खुश होंगे आप, खुशी होगी, हाँ उससे ज्यादा खुशी इनको, इनके कस्टमर्स को होगी। 4 दिन। अपॉन इंक्वायरी यू आर इन्फॉर्म्ड दैट सम चेंजेस वर मेड बाय वन ऑफ द 3 प्रोग्रामर्स वर्किंग इन द IT डिपार्टमेंट। चेंज किया था प्रोग्रामर ने, मेयरली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सेल्स ऑफिसर, सिर्फ सेल्स ऑफिसर के कहने पे। आपको लगता है सेल्स ऑफिसर ने जो कहा वो ऑथोराइज चेंज था? सेल्स ऑफिसर को इस काबिल होना चाहिए सिस्टम में चेंज कर सके, तो डायरेक्टर्स की तरफ से चेंजेस आनी चाहिए, एप्रोप्रिएट अप्रूवल बाय मैनेजमेंट। तो एक इशू हमारा 4 डेज, इसका मतलब है बैकअप नहीं बनाया हुआ उन्होंने, कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस सजेस्ट करेंगे। दूसरा है चेंजेस एप्रोप्रिएट नहीं है, एप्रोप्रिएट अप्रूवल नहीं की गई, तो इसमें अप्रूवल होनी चाहिए। और फिर कह रहा है चेंजेस कॉज द होल इनवॉइसिंग सिस्टम टू मैलफंक्शन एंड इट हैड टू बी क्लोज डाउन ड्यूरिंग दिस 4 डे ऑल इनवॉइसेस वर जनरेटेड मैनुअली। चेंज को टेस्ट नहीं किया गया पहले, लाइव ऑपरेशन से पहले टेस्ट कर लेते, उनको पता होता है इसे धमाका हो जाएगा ये चेंज करने से, वो ना करते। तो ये 3 प्रॉब्लम समझ आ गई आपको इसमें। पहली प्रॉब्लम क्या थी? अनऑथराइज्ड चेंजेस की, फिर उसके बाद टेस्टिंग नहीं की पहले, और फिर बैकअप नहीं बनाया। बैकअप बनाते तो इमीडिएटली सिस्टम को रिस्टोर कर लेते हैं। चलिए ये था हमारी असाइनमेंट, क्लोज करते हैं इसको। अब चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। कल के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें, नहीं पूछना मर्जी आपकी। पेपर ऑडिट ट्रेल वो आज एक्सप्लेन करता हूँ, आज एक्सप्लेन करता हूँ। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। इसमें फिलहाल इसको छोड़ दें क्योंकि ये सिस्टम नहीं कंट्रोल है जो सिस्टम के अंदर है। टाइप्स ऑफ सिस्टम और हर सिस्टम के अंदर जो कंट्रोल्स हैं वो स्टडी करेंगे।
अब लेक्चर के बाकी के हिस्से में हमने क्या डिस्कस करना है, दुनिया में आईटी सिस्टम की कितनी टाइप्स हैं और उन टाइप्स में कितने कंट्रोल्स हैं। और याद रखिए कि ऐसा पॉसिबल है कि एक टाइप में भी वही कंट्रोल हो और दूसरी टाइप ऑफ सिस्टम में भी वही कंट्रोल हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आप अपने घर में कंप्यूटर जो उसमें भी बैकअप पासवर्ड लगाते हैं, तो जो एक बैंक ऑनलाइन बैंकिंग कर रहा है वो भी अपने डाटा का बैकअप और पासवर्ड का कंट्रोल लगाएगा क्या नहीं लगाएगा? तो आप इस बात से तो परेशान नहीं होंगे सर ये कंट्रोल एक सिस्टम में पढ़ लिया है दूसरे सिस्टम में क्या करने आ गया है। भाई आ सकता है, एक कंट्रोल को उसके पर्पस के लिहाज से डिफरेंट वेज में हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आईटी सिस्टम की डिफरेंट टाइप्स हैं। हमारे सिलेबस में इस वक्त दो, पहले तीन होती थी। एक होती थी माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम, फिर ईडीआई सिस्टम और ऑनलाइन सिस्टम। माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम सिलेबस से निकल गई, अब रह गई ईडीआई सिस्टम और ऑनलाइन सिस्टम। ठीक है, इन दोनों को स्टडी करते हैं। ईडीआई सिस्टम को अलग स्टडी करेंगे, ऑनलाइन सिस्टम को अलग स्टडी करेंगे। ईडीआई सिस्टम से आपके जहन में आ जाए ईमेल, ऑनलाइन सिस्टम से आपके जहन में आ जाए बैंक जो कि ऑनलाइन बैंकिंग करता है। तो सबसे पहले तो कंसेप्ट समझने के लिए एग्जांपल फिट होना जरूरी है, और एग्जांपल जो आपने जहन में फिट करनी है वो बना दी। ईडीआई से क्या एग्जांपल आए? ईमेल। और ऑनलाइन सिस्टम से बैंक की। ईडीआई सिस्टम की डेफिनेशन कहता है, ईडीआई सिस्टम, ईडीआई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम, और इसका मतलब वही है जो इसके नाम में से जाहिर हो रहा है कि यानी डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। डाटा को एक जगह से दूसरी पहुंचाने के लिए हम वो पोस्ट ऑफिस के जरिए से भी कम्युनिकेशन करते हैं। आई कैप आपको आपका रिजल्ट भेजता है कि नहीं भेजता? पोस्ट ऑफिस के वो लेटर आता है कि नहीं आता? अब नहीं आता। अच्छा, पुराने सीए में आता था, नए सीए में नहीं आता। अच्छा चलें, अगर आपका दोस्त आपको दिल्ली से खत लिखे कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूं, ये भी एक सिस्टम है, इसमें भी डाटा इंटरचेंज हो रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अगर वो ईमेल के जरिए से, एसएमएस के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से आपको मैसेज भेजे तो यह है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिशन का मतलब होता है सेंड कर, ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करना। इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांसमिशन ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट। अब चूंकि हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं बिजनेस की, तो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसमिट होंगी, ईद कार्ड थोड़ी एक दूसरे को ट्रांसमिट हो रहे होंगे। वो भी ईडीआई की एग्जांपल है, लेकिन वो पर्सनल लेवल की है ना, हम तो ऑफिशियल लेवल की एग्जांपल स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, ये है ईडीआई। जैसे अगर पहले आपने अपने सप्लायर को कोई परचेज ऑर्डर इशू करना होता था, आप उसको लेटर लिखते थे, आपको बिजनेस कम्युनिकेशन में शायद अभी भी सिखाया जाता है। ठीक है, उसका जवाब आता था, ये भी ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। लेकिन अब क्या होता है, अब आप ईमेल के जरिए से उसको ऑर्डर सेंड कर देते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा उन्होंने अपने नेटवर्क की इंटीग्रेशन की होती है एक दूसरे के साथ। आप फौरन अपना ऑर्डर जो मिनिमम ऑर्डर लेवल पे जब स्टॉक आता है, उसी वक्त ऑर्डर जनरेट होकर कस्टमर सप्लायर तक पहुंच जाता है। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स कौन से? ये सेल्स ऑर्डर भी हो सकते हैं, परचेज ऑर्डर भी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये एडीआई सिस्टम इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। जो भी मैंने एग्जांपल दिया एक्सटर्नल था। अगर आप अपने सप्लायर और कस्टमर एक्सटर्नल पार्टीज के साथ कम्युनिकेशन करें ना एडीआई के थ्रू, तो ये एक्सटर्नल एडीआई सिस्टम है। और अगर आप विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, तो जैसे इन्वेंट्री वाला जो है वो परचेज डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन करे कि सर इन्वेंट्री जो है वो कम हो गई, आप परचेज करें, ये इंटरनल होगा। तो ईडीआई सिस्टम समझ आ गई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। ये एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी। ओके, अब कंसेप्ट अगर समझ आ गया, मुझे बताइए क्या ईडीआई में कुछ रिस्क है? बिल्कुल रिस्क है। पहला रिस्क सिक्योरिटी रिस्क इन ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। अगर आपने अपने सप्लायर को ऑर्डर इशू किया, दरमियान में हैकर्स डाटा को हैक कर सकते हैं और उन्हें पता चल जाएगा, जैसे आपकी ईमेल अकाउंट, हॉटमेल वगैरह हैक हो जाते हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही है वो किस रेट के ऊपर हो रही है, कितना ऑर्डर जो है वो आप उससे बाय करते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये एक सिक्योरिटी रिस्क है ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। क्या कि अनऑथराइज्ड पर्सन उस डाटा को हैक कर सकते हैं। हैकिंग इसी चीज का नाम है ना,
कि ऑनलाइन जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही होती है उसको एक्सेस हासिल कर लेना। ये एग्री करते हैं रिस्क है भाई, पहले एग्री कर, बाद में इस रिस्क के कंट्रोल पढ़ने हैं, फिर ना कहिएगा सर ये कंट्रोल कहां से आ गया। रिस्क समझ आ। दूसरा रिस्क लैक ऑफ पेपर ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल क्या होता है? अच्छा ये ट्रायल नहीं है, अक्सर स्टूडेंट इसको स्पेल करते हुए TRIAL, ट्रायल नहीं है, ट्रेल। ट्रेल समझे ट्रेन, ट्रेल से जहन में ट्रेन आ जाती है ना, मैं ट्रेन से एग्जांपल कर, ट्रेन में उसके हर जो डब्बा है दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, चेन बनी होती है। अगर सारे के सारे डब्बे होंगे एक दूसरे से जुड़े हुए तो इसका मतलब ये ट्रेन सही है। और अगर दरमियान में से कहीं पे कोई लिंक टूट गया तो हो सकता है एक ट्रेन दिल्ली पहुंच जाए और दूसरी न्यूयॉर्क पहुंच जाए। अच्छा मैंने पहले समझाया था मिसाल का ऑपरेशन करना ना शुरू कर दिया गया है। हाँ? अच्छा अब मुझे ये बताइए इसका ऑडिट ट्रेल का हमारी ट्रांजैक्शन से क्या ताल्लुक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ट्रांजैक्शंस होती है ना वो सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं होती, वो एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जिनके आपस में चेन बना होता है। जैसे फर्ज कीजिए अगर सेल्स सिस्टम की बात करें तो जो सेल्स की ट्रांजैक्शन है उसमें सबसे पहले कस्टमर आता है, सेल्स ऑर्डर देता है, उस सेल्स ऑर्डर की बेस पे चीजें डिस्पैच की जाती है, गुड डिस्पैच नोट बनता है, उस गुड डिस्पैच नोट की बेस पे सेल इनवॉइस प्रिपेयर होती है, फिर सेल इनवॉइस सेल्स अकाउंट में पोस्ट होती है। तो अगर आप चाहते हैं ये वेरीफाई करना कि जो सेल्स अकाउंट सही जो पोस्ट हुई है वो सही है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं, सिंपल रूल क्या है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को देख लें, अगर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं इसका मतलब है वो ट्रांजैक्शन जेन्युइन है। लेकिन अगर आपको पता चले रिकॉर्डिंग तो हुई है सेल्स की, गुड डिस्पैच नोट कोई नहीं है, गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? ऑडिट ट्रेल का मतलब ये है कि सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हों, ठीक है। Ability of a user to trace all transaction, trace a transaction through all of its processing stage। जैसे आपने नाम सुना मनी ट्रेल, मनी ट्रेल का मतलब क्या होता है कि बताओ पैसे कहां से आए सीक्वेंस में, वन बाय वन। ये पैसे कहां से आए? प्रॉपर्टी बेची है, प्रॉपर्टी कहां से आई? वो वालिद साहब ने ट्रांसफर की थी, वालिद साहब के पास इतना पैसा कहां से आया? उनकी फैक्ट्री थी, क्या उनकी फैक्ट्री में इतना प्रॉफिट होता था? टैक्स रिटर्न से बताएं सर ये टैक्स रिटर्न है इसमें प्रॉफिट होता था, ये मनी ट्रेल पूरा हुआ। उसी तरह ऑडिट ट्रेल क्या है कि एक ट्रांजैक्शन की सारी डॉक्यूमेंट, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है उस ट्रांजैक्शन में, हर प्रोसेसिंग पे जो डॉक्यूमेंट बनती है वो मौजूद हो। आप उसको स्टार्टिंग पॉइंट से लेके, इनिशिएशन से लेके यानी कस्टमर जो ऑर्डर देने के लिए आया, एंडिंग पॉइंट यानी सिस्टम में एंट्री तक जितने डिपार्टमेंट से गुजरती है वो ट्रांजैक्शन, उसमें जितनी डॉक्यूमेंट जनरेट होती है वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स अगर मौजूद है हम कहते हैं ऑडिट ट्रेल कंप्लीट है। अगर एक डॉक्यूमेंट भी मिसिंग है हम कहते हैं ऑडिट ट्रेल कंप्लीट नहीं है और इस ट्रांजैक्शन के फेक होने के चांसेस बढ़ गए हैं। ऑडिट ट्रेल समझ आए? अब अगर तो ऑडिट ट्रेल पेपर भी हो सकता है और ऑडिट ट्रेल इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। पेपर का मतलब क्या? अगर आप आईटी सिस्टम यूज नहीं कर रहे तो आप सारा जो गुड डिस्पैच नोट है, सेल्स ऑर्डर है, सेल वो मैन्युअली प्रिपेयर कर रहे होंगे तो वो आपका ऑडिट ट्रेल होगा पेपर बेस्ड। लेकिन अगर आप आईटी सिस्टम में सारे काम कर रहे हैं तो फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक होगा। आप फिजिकल स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अगर कॉलेज में आके एडमिशन लेता है तो उसका एडमिशन फॉर्म होता है पेपर बेस्ड, वो पेपर ऑडिट ट्रेल है। अगर मैं ऑथेंटिसिटी इन स्टूडेंट की कंफर्म करना चाहूँ, मैं देखता हूँ कॉलेज में इनका रिकॉर्ड मौजूद है कि नहीं है, तो जेन्युइन स्टूडेंट है। लेकिन अगर ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो वो पेपर बेस्ड ऑडिट ट्रेल नहीं होगा, आपको पता है उसका जो एडमिशन फॉर्म होता है वो ऑनलाइन फिल होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट ट्रेल है। तो रिस्क क्या है? पेपर ऑडिट ट्रेल मौजूद नहीं होता। जब आप ईडीआई सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें पेपर ऑडिट ट्रेल मौजूद, लैक ऑफ पेपर ऑडिट ट्रेल, ये बात समझ आए? आगे चलते हैं। इंक्रीज, अच्छा कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे पेपर ऑडिट ट्रेल नहीं है तो होना भी नहीं चाहिए, ये रिस्क तो नहीं है, लेकिन उनके लिए रिस्क है जिनको आदत है पेपर बेस्ड एनवायरनमेंट में काम करने की। घर वाले आपको बिल दें कि ये बिल पे कर दो और आपने मोबाइल जायज कैश से बिल पे कर दिया, थोड़ी देर बाद घर वाले का बिल आपने क्या कर दिया, दोबारा बिल देख के कहते किधर गया पेपर, वो स्टैम्प नहीं ना होती उसके ऊपर, रसीद नहीं कटी होती है, तो घर वालों को शक ही रहता है पता नहीं पे किया भी है कि खा गया पैसे, है ना। ये है पेपर ऑडिट ट्रेल। लेकिन आपको पता है आप फिर क्या करते हैं, आप पेपर ऑडिट ट्रेल नहीं है तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट ट्रेल तो है ना।
आप फिर क्या करते हैं, पर आप उन्हें मैसेज जो आता है वो दिखा देते हैं कि सर ये बिल पे हो गया है, अब्बा जी ये बिल पे हो गया है, तसल्ली रखें, अब दोबारा बिल पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका कंट्रोल है कि अगर पेपर ऑडिट ट्रेल नहीं है ना तो नो प्रॉब्लम, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट ट्रेल संभाल के रखो। ये ना मैसेज आए, मैसेज डिलीट कर दें आप, फिर आप अगले महीने साबित कर सकेंगे कि बिल पे कर दिया था। इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट ट्रेल भी संभाल के रखना चाहिए ना, इसका संभाल के रखना वैसे निस्बतन आसान है फिजिकल की निस्बत। ये हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट ट्रेल, उसी से हार्ड फॉर्म से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट ट्रेल की तरफ गए हैं, EDI से बस। इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन कंप्यूटर सिस्टम, EDI की वजह से हमारी डिपेंडेंसी कंप्यूटर पे बढ़ गई है। फैसल बैंक हमने ICAP की फीस जमा करवाने जाना है, लेकिन वो अक्सर बाज़-औक़ात क्या कहते हैं, सिस्टम डाउन, हमेशा ऐसे कहते हैं सिस्टम डाउन। अब देखें, अगर कंप्यूटर डाउन हो गया आपका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ EDI सिस्टम भी ऑपरेट नहीं हो, डिपेंडेंसी कंप्यूटर पे बढ़ गई। फेलियर में अगर कंप्यूटर पूरे सिस्टम में अगर एक जगह पे भी कंप्यूटर स्टॉप हो जाए ना, आपके पूरे ऑपरेशन रुक सकते हैं। पॉसिबल लॉस और करप्शन ऑफ डाटा, चूंकि आपका सारा डाटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है तो वो लॉस्ट हो सकता है। आप में से किसी का डाटा कभी लॉस्ट हुआ, कोई बड़ा अहम डाटा सॉफ्ट कॉपी में रखा हो? नहीं, आपका जो अहम डाटा होगा वो मुझे पता है, आप मिसाल ना दें, इस तरह की गंदी मिसाल नहीं हमने क्लास में डिस्कस की। आप बताएं क्या लॉस हो गया? फोन गायब हो गया। अच्छा चले तो पॉसिबल लॉस और करप्शन, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गलती से कॉन्टैक्ट लिस्ट सारी है, आपने एक बटन दबाया और सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स मोबाइल से डिलीट हो गए, या बाज़ औक़ात करप्ट भी हो सकता है डाटा आपका। हैकर ये काम करते हैं सम टाइम, वो वायरस, वो आपको कहते हैं ये वेबसाइट है बड़ी अच्छी, इसके ऊपर क्लिक करो तो बड़ी काम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप क्लिक करते हैं और आपका सारा डाटा लॉग हो जाता है। अब वो कहते हैं हमें पैसे दीजिए रैंसम मनी, और फिर हम आपका डाटा जो है वो रिस्टोर करवाएंगे पर KB के पर MB के हिसाब से। हाँ जी बिल्कुल। तो ये मसले मसाइल EDI में ही है ना, मैनुअल में तो नहीं होते। अब हमें इसका कंट्रोल भी पढ़ना चाहिए। अच्छा आप बताएं, आप इतने IT एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, पॉसिबल लॉस और करप्शन ऑफ, इसका कंट्रोल क्या होगा? एंटीवायरस, हाँ वायरस प्रोटेक्शन सिस्टम, एंटीवायरस हो, और बैकअप रखें, कंटिजेंसी प्लान एंड बैकअप अरेंजमेंट, ये ले खुद ही बता दिए। और हाँ एक काम और करें, क्या? कंट्रोल्स ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, कंट्रोल्स ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, तारों को करंट लगा दे, डाटा इसमें से गुजर रहा हो, कोई करीब ना आए। हाँ। ये बाकी तो आपको आसानी से समझ आ गए होंगे। ट्रांसमिशन ऑफ डाटा नहीं है, इसका मतलब यह है कि जब आप डाटा ट्रांसमिट करें ना तो उसके ऊपर कंट्रोल्स ऐसे इंप्लीमेंट करें कि कोई दूसरा बंदा या तो इसको एक्सेस ना कर सके, अगर एक्सेस कर भी पाए तो वो इसको समझ ना सके। ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए छोटी सी, अगर आप किसी को व्हाट्सएप मैसेज करें तो आप चाहेंगे कि किसी अन्य दरमियान में कोई और, जैसे गवर्नमेंट है, वो इस डाटा को हैक ना कर ले? तो व्हाट्सएप आप ये चाहते हैं कि ईमेल करें, तो आपने अगर अपने बैंक के साथ या बैंक ने आपको ईमेल की है, दरमियान में FBI वाले उस ईमेल को हैक करके पढ़ ना ले कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? ये है कंट्रोल्स ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, जो ये इंश्योर करते हैं कि जो आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट हो रहा है उसको कोई और अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना करे, उसको मॉडिफाई ना करे, कॉन्फिडेंशियल रहे डाटा। इसका सबसे अच्छा तरीका वो है जो व्हाट्सएप ने इंप्लीमेंट किया है। इसके बड़े तरीके बहुत से, वो भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे अहम आपको बताना चाह रहा हूं, कौन सा? एंड टू एंड इंक्रिप्शन, डाटा इंक्रिप्शन। डाटा इंक्रिप्शन आपको पता है होती क्या है? जब मैंने पहली दफा डाटा इंक्रिप्शन पढ़ा ना व्हाट्सएप पे,
तो मैं था, ये 7 दोस्त, मैंने इधर डाटा भेजा, उधर मैंने समझा शायद ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में आएगा, इधर भी वही मैसेज उधर भी वही मैसेज। मैंने कहा तो इनक्रिप्शन कहाँ पे हो रही है, इनक्रिप्शन कहाँ पे हो रही, इनक्रिप्शन हो रही होती है कम्युनिकेशन के दौरान में। जब मैसेज इस मोबाइल से जैसे ही निकला वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। इनक्रिप्शन जो है वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे नहीं हो रही, बल्कि बैकएंड पे इनक्रिप्शन हो रही है। दरमियान में कम्युनिकेशन जहां पे हो रही है लाइंस वगैरह के जरिए से, जिस सिस्टम के जरिए से भी, वहां से अगर कोई डाटा एक्सेस कर भी ले वो उसको रीड नहीं कर पा, क्योंकि डाटा इनकोड हो जाता है। आपने प्लेन टेक्स्ट में डाटा एंटर किया, वो इनकोड हुआ, इनक्रिप्ट हुआ किसी दूसरी फॉर्म में, फिर ट्रांसमिट हुआ। इसका फायदा यह, दरमियान में अगर किसी ने हैक कर भी लिया, अव्वल तो हमने ऐसे कंट्रोल्स रखे होंगे एंटीवायरस वगैरह के कोई हैक भी ना कर सके, लेकिन अगर किसी ने कर भी लिया वो उसको रीड नहीं कर सकेगा। और जब वो रिसीवर एंड पे पहुंचेगा तो रिसीवर एंड पे वो फिर डीकोड होगा या डीक्रिप्ट होगा, और वहां पे फिर प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होके रिसीवर के मोबाइल पे आ जाएगा। तो ये है हमारे कंट्रोल्स ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा में सबसे अहम कंट्रोल जहन में रखना कौन सा है, इनक्रिप्शन। ये इनक्रिप्शन की हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स है, डिफरेंट टेक्निक्स है, डिफरेंट लेवल्स हैं, वो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये आईटी सिस्टम, ईडीआई सिस्टम क्लियर हो गया। अब आते हैं ऑनलाइन सिस्टम। ऑनलाइन सिस्टम की क्या एग्जांपल दी थी आपको, पहले डेफिनेशन कह रहा है ऑनलाइन सिस्टम ऐसा आईटी सिस्टम है जो कि अलाउ करता है यूजर्स को कि उनकी डायरेक्ट एक्सेस हो सेंट्रली हेल्ड डाटा को एंड प्रोग्राम थ्रू टर्मिनल्स लिंक्ड इन ए नेटवर्क। उम्मीद है कोई समझ नहीं आई होगी आपको, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई, इसीलिए तो आता है, बेफिक्र है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आज से 20 साल पहले अगर आपका अकाउंट था मिजान बैंक की फॉर एग्जांपल मुस्लिम टाउन ब्रांच में, और आपने फर्ज कीजिए ठोकर ब्रांच में जाते हैं और उनसे कहते हैं ये मेरा मुस्लिम टाउन ब्रांच का चेक है, इसको कैश कर दें। वो क्या कहते थे भला, उसी ब्रांच में जाओ। हमारे पास आपका कोई, हम तो जानते भी नहीं है कि आप बाकी अकाउंट होल्डर है कि नहीं, आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं कि नहीं, आपके साइन ठीक है कि नहीं, हमने उसी ब्रांच में जाओ। अब वो ऑफलाइन सिस्टम होता था, वो एग्जांपल के ऑफ, यानी हर ऑफलाइन का मतलब हर ब्रांच का अलग अलग डाटा है। अब जैसे ही आईटी सिस्टम आया, बैंक्स ने क्या किया, बैंक्स ने एक सेंट्रल लोकेशन, कराची हेड ऑफिस में एक सेंट्रल लोकेशन में एक प्रोग्राम बनाया और सारा डाटा वहां पे मेंटेन करना शुरू कर दिया। अब हर ब्रांच का डाटा डेली बेसिस पे, बल्कि रियल टाइम बेसिस पे उस सेंट्रल लोकेशन जो कराची की है वहां पे मेंटेन हो रहा है, और इन सारी ब्रांचेस को लिंक कर दिया गया उस सेंट्रली हेल्ड डाटा के साथ एक टर्मिनल के जरिए से। अब ये सेंट्रली हेल्ड डाटा है और ये टर्मिनल है। टर्मिनल का मतलब वो पॉइंट जहां से इस डाटा को एक्सेस किया जाता है, जो कि बेसिकली ब्रांच है। अब इस डाटा सारे का सारा हर कस्टमर का, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहता हो, उसका जाएगा वो अपनी ब्रांच में, ब्रांच वाले एंट्री करेंगे, लेकिन वो एंट्री कहाँ पे अपडेट हो रही होगी, ब्रांच में नहीं हो रही होगी, वो सेंट्रली हेल्ड यहाँ पे। क्लियर। अब ये है सिस्टम। अब पढ़िए दोबारा, सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि यूजर्स को यानी ब्रांच मैनेजर को अलाउ करता है कि वो डाटा को एक्सेस कर ले, जो कि कहाँ पे है, सेंट्रली हेल्ड। कैसे, थ्रू ए टर्मिनल। ये टर्मिनल, और इन टर्मिनल को लिंक कैसे किया गया है, नेटवर्क लाइंस के जरिए से। ठीक है, ये वायर्ड भी हो सकती हैं, वायरलेस भी हो सकती है। अब मुझे बताइए, आप हैं इस ब्रांच का अकाउंट, आप पहुंच गए इस ब्रांच में चेक लेके, कैश करवा सकते हैं कि नहीं? क्या ये ब्रांच वाला पता चला सकता है आपके अकाउंट कौन सा है, उसमें कितना बैलेंस है, साइन मैच करते हैं कि नहीं? क्यों भला? क्योंकि अब सारी ब्रांचेस का डाटा सेंट्रलाइज्ड है। ये है ऑनलाइन। तो मुझे बताइए, ऑनलाइन फायदेमंद चीज है कि नहीं? अगेन इसमें प्रॉब्लम्स भी है, रिस्क भी है, फायदे भी है, रिस्क भी है और कंट्रोल। फायदे क्या है? टाइम बच जाता है, शाबाश, बिल्कुल, सारा डाटा एक जगह पे। बेनिफिट क्या? इमीडिएट एंट्री
आप जो भी ट्रांजैक्शन डिपॉजिट करवाते हैं या विड्रॉ करवाते हैं वो इमीडिएटली डाटा अपडेट हो जाता है, इमीडिएटली होता है ना, उसी वक्त मैसेज आ जाता है आपको कि 10,000 निकल गए। इनपुट अपडेटिंग ऑफ फाइल्स, फाइल्स जो है वो इमीडिएटली अपडेट हो जाती हैं, इमीडिएटली, इमीडिएट फाइल एंट्री भी उसी वक्त हो जाती है, फाइल्स उसी वक्त इमीडिएट अपडेट हो जाती है, और कस्टमर को भी इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाता है। ऑफलाइन सिस्टम में जब आप हेल्पलाइन को कॉल करते थे ना कि मुझे बताइए मेरा बैलेंस कितना है, हेल्पलाइन वाले कहते थे थोड़ी देर इंतजार करें, आपकी ब्रांच से हम कांटेक्ट कर लें, और फिर तो उसमें वेट टाइम ज्यादा था। अब वो उसको चूंकि एक्सेस दी गई है, आप हेल्पलाइन कॉल करते हैं, वो उसी वक्त आपका 1-1.5 मिनट में बैलेंस वगैरह बता देते हैं। तो एग्री करते हैं ये सारे, हर काम, इन शॉर्ट हर काम इमीडिएटली हो जाता है। ऑनलाइन सिस्टम का फायदा क्या है, हर काम इमीडिएटली हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे ना बेनिफिट्स हो गए, बेनिफिट नॉर्मली नहीं पूछता होता, कंसेप्ट समझ आ गया। अब यहाँ पे उसने बता दिया डायरेक्ट कंट्रोल, हालांकि याद रखिए हमेशा कंट्रोल वहां पे होते हैं जहां पे रिस्क है, जहां पे रिस्क है वहीं पे जरूरत पड़ती है, जहां पे रिस्क नहीं वहां पे कंट्रोल भी नहीं। उसे चाहिए ये था कि हमारा लिंक ना तोड़ता, पहले रिस्क बताता बाद में कंट्रोल, तो फिर हमें समझ आती। जैसे यहाँ पे हमें समझ आ गई ये रिस्क है, उसका ये कंट्रोल है, ये रिस्क है। अब अगर आप मैच करें ना, मैच पहले का पहला, दूसरा रिस्क का दूसरा कंट्रोल, तीसरे और चौथे का तीसरा और चौथा कंट्रोल, ये समझ आते, कंसेप्ट बिल्ड करना आसान हो जाए। लेकिन इसमें उसने नहीं बताया, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपसे पूछूं, आपने इतनी आईटी अगर सीख लिया आपने, ऑनलाइन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? हैकिंग हो सकती है, शाबाश, डाउन टाइम, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, बिल्कुल ठीक है, सारे कंट्रोल। और इवन ये वाली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ये वाली प्रॉब्लम भी, भाई पॉसिबल लॉस और करप्शन ऑफ डाटा वगैरह भी हो सकता है। इसका मतलब है जब डाटा यहां से यहां जा रहा होगा, यहां पे प्रॉब्लम्स हैं, रिस्क है। इन रिस्क की वजह से ऑनलाइन सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए कि रिस्क को कम करना चाहिए। रिस्क कैसे कम होंगे? कंट्रोल के जरिए से। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, कुछ कंट्रोल्स होंगे इसमें ना, एनालिसिस करें ना एनालिटिकली, इस जगह पे कंट्रोल होने चाहिए, सेंट्री हेल्थ डाटा पे होने चाहिए, इस जगह पे टर्मिनल पे कंट्रोल होने चाहिए, होने चाहिए। आपने कहा सर पॉइंट ए पे कंट्रोल होने चाहिए, आपने कहा सर पॉइंट बी पे कंट्रोल होने चाहिए। क्या यहां से डाटा ट्रांसफर करें, दरमियान में हैकिंग गड़बड़ हो सकती है, यहां पे कंट्रोल होने चाहिए, सी पे भी कंट्रोल होने चाहिए। अब 3 कंट्रोल्स की एग्जांपल दे रहा हूं, आपने बताना है कौन से कंट्रोल किधर लगेंगे। एप्लीकेशन कंट्रोल, जनरल कंट्रोल, कंट्रोल ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। ए पे जनरल कंट्रोल, बी पे इनपुट कंट्रोल होंगे ना, इनपुट इधर से हो रहा है ना, इनपुट उधर हो रहा है, सी में शाबाश, बिल्कुल। तो जब कभी आपसे ऑनलाइन सिस्टम के कंट्रोल्स पूछे, आपके जहन में ये डायग्राम आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं? उसमें इनपुट और फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल्स और फिर जनरल कंट्रोल, ये समझ आ जाएगी। अब कंट्रोल स्टडी करने लगे। जनरल कंट्रोल्स, कंट्रोल ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, एप्लीकेशन कंट्रोल्स। एप्लीकेशन कंट्रोल में क्या? इनपुट कंट्रोल्स, इनपुट ऑथराइजेशन, इनपुट वैलिडेशन। ऑथराइजेशन और वैलिडेशन में थोड़ा सा फर्क है। हमने जितने भी कंट्रोल पढ़े वो वैलिडेशन कंट्रोल्स है। ऑथराइजेशन का मतलब है ये जो डाटा आप एंटर कर रहे हैं, कोई ना कोई बंदा इसको साइन करे कि ये सही डाटा, इसको एंटर कर दो। इनपुट ऑथराइजेशन का मतलब है कि इनपुट करने वाला बंदा ठीक है। इनपुट वैलिडेशन का मतलब है जिस डाटा को इनपुट किया जा रहा है वो ठीक है। नहीं समझ आई बात की? अगर सिस्टम ये था कि सेल्स जो कैशियर बैठा है ना वही डाटा एंटर करेगा, ठीक है, गार्ड नहीं करेगा, 1.5-2 महीने में गार्ड देख देख के वो भी ट्रेंड हो गया।
अब कैशियर ने कहा मैं जरा आधे घंटे के लिए घूम फिर के खाना शाना खा के आता हूँ, चाय पी के आता हूँ, तुम इधर से एंट्री तुम करते रहना। अब डाटा एंट्री गार्ड कर रहा है और वो डाटा सही एंटर कर रहा है, काम सीख गया। डाटा वैलिड, इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी जो बंदा पर्सन एंटर कर रहा है डाटा वो ऑथोराइज नहीं है। बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने से पहले और इनपुट होने के बाद आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो, इसमें पहले और बाद में मैच किया जाए डबल एंट्री को। मुझे ये बताइए, आपकी सेल्स इस वक्त की है 10,000, आपने 1000 की एंट्री की और उसके बाद सेल्स टोटल सेल्स की अमाउंट हो गई 11,500, बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? बैलेंस नहीं हुआ। बैलेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो, ये भी मतलब है। बैलेंस का मतलब यही है कि आपका जो ट्रांजैक्शन इनपुट करने के बाद बैलेंस है ना, वो आपके प्रीवियस प्लस ट्रांजैक्शन की अमाउंट के इक्वल होना चाहिए। तो ये इनपुट करने के बाद ये भी देखना, बैलेंसिंग का कंट्रोल आपने उधर नहीं पढ़ा था। एप्लीकेशन कंट्रोल समझ आ गए, इनपुट ऑथोराइजेशन, इनपुट वैलिडेशन और बैलेंसिंग। अब आता है जनरल कंट्रोल्स की तरफ। जनरल कंट्रोल की क्या एग्जांपल्स हैं? फायरवॉल, विंडोज फायरवॉल सुना है कभी? ऑनलाइन हैकर से बचाने के लिए ये एक सॉफ्टवेयर होता है ना, सॉफ्टवेयर शायद हार्डवेयर भी होता है, कोई अलग से डिवाइस भी। सॉफ्टवेयर तो होता ही होता है, शायद हार्डवेयर भी डिवाइस में। बहरहाल चलें, ये सॉफ्टवेयर है जो हैकर से प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? सिस्टम लॉग, भाई यहां पे डाटा किसने, अब ये ब्रांच मैनेजर चुपके से इसको एक्सेस करे और किसी कस्टमर के अकाउंट में एंट्री डाल दे क्रेडिट की, और बाद में जो है वो कस्टमर पैसे निकला के गायब हो जाए, तो इन्वेस्टिगेट करना होगा ना किसने एंट्री की थी, कैसे पकड़ा जाएगा ये बंदा? बताइए सिस्टम लॉग करता क्या है? हिस्ट्री, और उसमें हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखा जाता है। हाँ जी, जैसे आपका भी सिस्टम लॉग मेंटेन हो रहा है, मेरा भी मेंटेन हो रहा है, हाँ करामन का। हाँ जी बिल्कुल, एक बंदा जो है वो हर वक्त लिखता रहता है कुछ ना कुछ। यही वाला इंशाल्लाह ये वाला भी लिखता रहता है, लेकिन रात को माफी मांग के सोए तो ये सारा कुछ इरेज हो जाता है, ये सारा कुछ इरेज हो जाता है। हमारे जैसे लोगों के लिए जो थोड़े थोड़े करप्ट हैं, उनके लिए ये वाला सिस्टम अच्छा है जिसमें ट्रांजैक्शंस डिलीट हो जाती हैं, इरेज हो जाती है। लेकिन आईटी में डिलीट नहीं होती, होनी नहीं चाहिए। अच्छा बताइए, ये तो हमारी हर एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया जा रहा है, अच्छी हो बुरी हो। सिस्टम लॉग किस किस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। किसने सिस्टम को एक्सेस किया, कब किया, कौन सी फाइल को एक्सेस किया, चेंज क्या क्या किया, इंटरनेट की स्पीड की हिस्ट्री वो भी, और क्या क्या सर्च किया। ठीक है, ये सारी और भी उसने कुछ एग्जांपल दिए हैं 2-3। तो सिस्टम लॉग बेसिकली हर तरह की एक्टिविटी का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है। प्रोग्राम कंट्रोल कौन से होते हैं कि प्रोग्राम को चेंज ना कर सके, क्योंकि कुछ लोग जो है ना, अच्छा जो नया हैकर होता है ना, वो जाके फेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। जो तजर्बेकार हैकर होता है ना, वो ट्रांजैक्शन को नहीं छेड़ता, वो सिस्टम को छेड़ता है प्रोग्राम में, कि भाई मेरे अकाउंट में जब कभी एंट्री होना, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट जब होना, तो रेट 6% की बजाय 60% लगा दिया करें, 6% की बजाय 60% लगा दिया करें। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स है। ठीक है, वो मैं भी 1-2-3 दिन पहले पढ़ा था। एक बंदा बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए गया, लोन लेने के लिए, फॉरेन कंट्री का एग्जांपल। तो बैंक का एक स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म वगैरह होता है, आपको पता है। जो क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टैंडर्डाइज था, जिसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई थी। उस बंदे ने क्या किया कि अपना जो अकाउंट फॉर्म जो उसको अलॉट होने वाला था, इनिशियली प्रोसेसिंग हो रही होगी, लेकिन जब टर्म एंड कंडीशन फाइनल होने लगी था, उसने उसको एक्सेस किया और उसमें प्रोसेसिंग फीस 0 कर दी, इंटरेस्ट रेट 0 कर दिया, और रीपेमेंट पीरियड अनलिमिटेड कर दिया, इन लाइफ टाइम, और जो लिमिट थी वो भी। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है, बैंक वाले आपको रूटीन का काम करने वाले, वो आते हैं, वो डाउनलोड किया, उन्होंने साइन करके एक कॉपी उसको दी, एक कॉपी अपने पास रखी, साइन कर लिया,
उसके बाद जब उसने ट्रांजैक्शन विड्रॉ करना शुरू की, बैंक ने उसके खिलाफ केस कर दिया कोर्ट में। बताइए कोर्ट ने क्या फैसला किया होगा? एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं? एग्रीमेंट वैलिड है, एग्रीमेंट वैलिड है बिल्कुल, क्योंकि साइन हुआ उस वक्त, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट। तो ये प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स, ये हैकर असल में इसको एक्सेस कर रहे हैं, उनका असल टारगेट ये होता है। और आपको पता है हमारे प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स भी थे क्या, जो प्रोग्राम को चेंज करने से बचाते हैं, प्रोग्रामिंग कंट्रोल। बताया था ना, एक होता है सिस्टम लॉग, एक होता है प्रोग्राम लॉग। प्रोग्राम लॉग स्पेसिफिक एप्लीकेशन, जैसे उन्होंने भी एग्जांपल दी कि किस किस को साइट को विजिट किया, ये बेसिकली ये भी सिस्टम, ये प्रोग्राम सिस्टम लॉग की बजाय प्रोग्राम लॉग है, क्योंकि ये एक इंटरनेट एक्सप्लोरर स्पेसिफिक प्रोग्राम है जो ये लॉग मेंटेन कर रहा है। ये पूरे का पूरा सिस्टम विंडो नहीं इस लॉग को मेंटेन कर रहे हैं। तो उसी तरह प्रोग्राम कंट्रोल क्या इंश्योर करता है, प्रोग्राम चेंज ना हो, अनऑथराइज्ड पर्सन इनको चेंज ना करे। और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, ये तो आपको पता ही है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल की एग्जांपल बताए भाई, बताए। पासवर्ड, शाबाश, बेहतरीन। और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स होगी खत्म आईटी। भाई कल पढ़े नहीं थे? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल की भी एग्जांपल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल की भी एग्जांपल। वो जो कंप्यूटर को लॉक लगाते थे हैं, वो लॉजिकल नहीं होता था, वो फिजिकल होता था। रिमूविंग द अकाउंट, एक्सेस राइट्स, एंटीवायरस, एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्लियर हो गए। एप्लीकेशन और जनरल कंट्रोल भी हो गए। अब कंट्रोल्स ओवर ट्रांसमिशन, ये कंट्रोल पढ़ लिए पॉइंट ए पे, बी पे पढ़, अब सी के रह गए। एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर हो रहा है, तो बताइए इसमें भी फायरवॉल, आग की दीवार, ताकि कोई इस अग्निपथ पे चल ना सके, कोई एक्सेस ना कर सके। भाई यही तर्जुमा आपने बताया फायरवॉल, मैंने तो बस उसको रीट्रांसलेट किया। भाई फायरवॉल समझते ना क्या था? विंडोज फायरवॉल। ऑथेंटिकेशन कोड, ऑथेंटिकेशन कोड, ऑथेंटिकेशन कोड क्या होता है? जैसे अगर हमने ट्रांसमिशन में हमने पैसे भिजवाए घर में किसी को, घर दूसरे शहर में, घर वालों ने हमें भिजवाए, हम जाके आउटलेट वाले से कहेंगे पैसे आए हमें भिजवा, वो पैसे दे देगा? एक आपको पता है कोड, हाँ आईडी कार्ड भी मांगता है और कोड भी मांगता है। जो आप कोड उसको बताते हैं तो इसका मतलब है कि आप ऑथेंटिक यूजर हैं। तो ऑथेंटिकेशन कोड का मतलब है कोड जनरेट किए जा सकते हैं जो कि अलहदा से रेसिपिएंट को बताए जाएंगे जिसने मैसेज रिसीव करना है। वो बंदा जब कोड को मैच करवाएगा तो ये साबित होगा कि यही ऑथेंटिक यूजर है जिसके पास डाटा पहुंचना चाहिए। जिसके पास कोड नहीं है उसको मैसेज नहीं मिल सकेगा। ट्रांसमिशन पे कंट्रोल है कि नहीं? फिर डाटा इंक्रिप्शन, ये मैंने आपको बता दिया अभी। फिर एक्नॉलेजमेंट सिस्टम, कि जब किसी को डाटा ट्रांसमिट किया जाए ना तो उससे एक्नॉलेजमेंट ले ली जाए कि डाटा आपको मिल गया कि नहीं मिल गया। एक पेरोल में एक कंट्रोल था कि जब कभी कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाए ना, फैक्ट्री सुपरवाइजर इमीडिएटली पेरोल वाले को बताए, प्रिपेयर करने वाले को। क्यों बताए? ताकि वो शीट से निकाले। शाबाश शाबाश। अच्छा अब सुनिए, एक केस स्टडी आपने वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है। ये इंटरनल कंट्रोल जो चैप्टर हमारा आखिरी है ना, उसका क्वेश्चन है जो कल से इंशाल्लाह शुरू करना है, उसकी केस स्टडी का क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। अगर आपने अच्छे ऑडिट के कंसेप्ट है तो इंटरनल कंट्रोल का चैप्टर आप आसानी से समझ लेंगे। सुनिए, उसने क्या कि फैक्ट्री सुपरवाइजर के पास कुछ एम्प्लॉइज काम कर रहे थे। इस महीने जो एम्प्लॉइज छोड़ के गए उसने उनकी लिस्ट ईमेल के जरिए से पेरोल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट को सेंड कर दी। बताइए इसमें कोई वीकनेस है? हाँ, इसने तो सेंड कर दी, पता नहीं उसको मिली कि नहीं मिली, उसने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। एक्नॉलेजमेंट सिस्टम का यही काम है कि जिसको इंफॉर्मेशन डाटा सेंड किया गया उससे एक्नॉलेजमेंट ली जाए। उसने कंफर्म की कि नहीं की? अब मुझे बताइए अगर आप ईमेल के जरिए से मैसेज सेंड करते हैं, एक्नॉलेज सिस्टम का कंट्रोल ज्यादा इफेक्टिव ईमेल में है या कि व्हाट्सएप के मैसेज में? क्योंकि व्हाट्सएप में आपका, हाँ ब्लू टिक, अगर वो रिस्ट्रिक्शन ना लगाई हो तो एक्नॉलेज। फिर इसके बाद यूजिंग सिक्योर्ड वाईफाई पासवर्ड, फ्री वाला इंटरनेट यूज नहीं करना।
फ्री की, आपको पता है जापान की कहावत है, फ्री की चीज बड़ी महंगी पड़ती है। फ्री की चीज पाकिस्तान में उलट है। अच्छा, तो फ्री का फ्री, तो जब आप फ्री का नेटवर्क यूज करते हैं ना, आपका सारा डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के पास पहुंच जाता है, वो आपके मोबाइल के एक्सेस, उसके अंदर जो डाटा उसकी एक्सेस भी हासिल कर सकता है। प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स डेट इंश्योर, ये प्रोग्रामिंग कंट्रोल बता दिए कि डाटा करेक्ट फॉर्मेट में ट्रांसफर हो, अल्फाबेट्स न्यूमेरिक की में, न्यूमेरिक कीज अल्फाबेट में कन्वर्ट ना हो जाए। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सोर्स डाटा, जिस डाटा को आप सेंड कर रहे हैं उस पर अनऑथराइज्ड पर्सन की एक्सेस नहीं होनी चाहिए। यूजिंग चेक डिजिट्स टू इंश्योर दैट डाटा रिसीव्ड इज इंटैक्ट। चेक डिजिट, ये तो चेक डिजिट हमने किसी और जगह पढ़ा था। इनपुट, हाँ, एप्लीकेशन कंट्रोल्स में, इनपुट कंट्रोल्स में, तो ये यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ डाटा में भी आ गया, इधर भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोड चेंज ना भाई, ये कंट्रोल समझ आ गया आपको, ये सारे समझ आ गए होंगे आपको। इनका आपको रट्टा लगाना पड़ेगा 6, 7, 8 का, ये इधर फिट कैसे होते हैं। अच्छा आप सुन लें, डाटा इंक्रिप्शन जो होती है ना, डाटा इंक्रिप्शन, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना, इसके डिफरेंट टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक है कि सिमेट्रिक की साइफर्स को यूज करें, एक है असिमेट्रिक, ए होता है नॉट के लिए इंग्लिश में, ए ना, असिमेट्रिक की साइफर्स को यूज करें। साइफर्स बेसिकली कहते हैं ऐसे प्रोग्राम को जो डाटा इंक्रिप्शन के लिए यूज होते हैं। आपके पास जैसे है ना, पीडीएफ की फाइल ओपन करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, फाइल को कन्वर्ट करने के लिए, उसका साइज कम करने के लिए विनजिप के अलावा सॉफ्टवेयर भी मौजूद है। उसी तरह जब आपने डाटा को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करना है ना, इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। कुछ सॉफ्टवेयर बेसिक लेवल के हैं, कुछ एडवांस लेवल के। कुछ सॉफ्टवेयर, दो बड़ी कैटेगरी है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए सेम की यूज करते हैं। अब ये की क्या है, ये डिटेल वर्क हमारे सिलेबस से बाहर है, लेकिन एग्जांपल देने के लिए आपको बता रहा हूं। दुनिया में लॉक जो है ना, लॉक दो तरह के हैं, एक वो जो एक ही चाबी से खुलते हैं और उसी चाबी से बंद होते हैं, जैसे आपकी मोटरसाइकिल, और एक वो लॉक्स हैं जो खुलते किसी और कॉम्बिनेशन से है, बंद किसी और कॉम्बिनेशन से होते हैं, जैसे आपके बैंक का लॉकर, उसको खोलने के लिए दो चाबियां चाहिए, बैंक के लॉकर को, बंद एक चाबी से भी हो जाता है, लेकिन आपकी मोटरसाइकिल एक ही चाबी से खुलेगी, एक ही चाबी से बंद होगी। तो उसी तरह अगर इंक्रिप्शन, साइफर का मतलब क्या है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि डाटा को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करता है, अगर वो सेम की यूज करे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, अब ये उसकी वर्किंग है कि वो सेम की कैसे यूज करता है या डिफरेंट की कैसे यूज करता है, हमें उस साइड पे नहीं जाना, हमें सिर्फ बेसिक क्लासिफिकेशन ध्यान में रखनी चाहिए। सेम की यूज करे तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक की साइफर या शेयर्ड सीक्रेट भी कहते हैं, और अगर वो इंक्रिप्शन के लिए डिफरेंट की, डिफरेंट रूल, और डिक्रिप्शन के लिए डिफरेंट रूल यूज करे तो उसे क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक की साइफर, जैसे पब्लिक प्राइवेट की भी कहते हैं। अब सिमेट्रिक की साइफर के आगे फर्दर दो टाइप्स है। डाटा जब ट्रांसफर होता है ना, आपको पता है कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है 0 1 0 1 0 1 0 बाइनरी सिस्टम में। आप मुझे ये बताइए कि अगर फर्ज कीजिए कोई डाटा है, हाय, फर्ज कीजिए ये मैसेज है हाय, ठीक है, सिंपल। इसको जब इनक्रिप्ट किया जाएगा, बताइए एच अलहदा इनक्रिप्ट होगा, आई अलहदा इनक्रिप्ट होगा, कि दोनों इकट्ठे? ये ऑप्शन है, ऑप्शन। वैसे कंसेप्ट असल में इसके भी अंदर है डिटेल में। एच को कन्वर्ट किया जाता है 0 1 लैंग्वेज में, 0 1 लैंग्वेज में, और आई को भी 0 1 लैंग्वेज में। कंसेप्ट ये है कि जब इंक्रिप्शन होगी, हर डिजिट जो है, इसको क्या बिट कहते हैं, बाइट कहते हैं, बिट, हर बिट अलहदा अलहदा इंक्रिप्ट होगा कि 4 4 5 5 6 6 बिट्स का ग्रुप बना के फिक्स लेंथ करके, यानी हर 5 की इंक्रिप्शन अलहदा होगी, फिर अगले 5 की इंक्रिप्शन अलहदा होगी, ऐसे करना है। ये दोनों हो सकते हैं, शाबाश, दोनों हो सकते हैं, यही वो कह रहा है। अगर आप इकट्ठा ब्लॉक बना के करें, इसे कहते हैं ब्लॉक साइफर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंक्रिप्शन ब्लॉक बना के करता है उसे कहते हैं ब्लॉक साइफर, और ऐसा जो कि हर एक को अलग-अलग करता है उसे कहते हैं स्ट्रीम साइफर। अब हमें इस तरफ जाने की जरूरत नहीं कि इनमें से बेहतर कौन सा है,
ये प्रैक्टिकली ये जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी या सॉफ्टवेयर होते हैं ये खुद से आके आपको अपने फीचर्स बताते हैं, आप अपनी नीड्स के मुताबिक डिसाइड कर सकते हैं। हमने सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है। तो डाटा इंक्रिप्शन का कंसेप्ट समझ आ गया आपको, इनकोडिंग डिकोडिंग, इनक्रिप्ट करना डिक्रिप्ट, इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जिनको क्या कहते हैं, साइफर्स। तो सिमेट्रिक की साइफर है, सिमेट्रिक की साइफर, और फिर उसके बाद ब्लॉक साइफर्स है। क्लियर, समझ आ गया। अच्छा, इसमें प्रोबेबली सबसे जो आसान कंसेप्ट है ना जो मुझे लगा, वो पता है कौन सा? आपको कौन सा लगा आसान कंसेप्ट सबसे? मुझे सिस्टम लॉग लगा। सिस्टम लॉग की एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, और सबसे ज्यादा इस लेक्चर में पूछा भी उसने वही है। ठीक है, सिस्टम लॉग्स। तो आपने सिस्टम लॉग जो है उनको रगड़ देना उसको। चलिए, ये था हमारा आज का अच्छा, इसके बाद ना सिर्फ एक कंसेप्ट रह गया, लेकिन वो इंटरनल कंट्रोल के साथ मिला के पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि वो इंटरनल कंट्रोल का क्या, डॉक्यूमेंटेशन कितने तरीकों से होगी। एक होता है नैरेटिव नोट्स, एक होता है क्वेश्चनरी, एक होता है फ्लो चार्ट। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो चार्ट, मैं उस कंसेप्ट के साथ मिला के पढ़ाऊंगा ताकि वो लॉजिकल अरेंजमेंट रहे। आईटी वाला चैप्टर समझे कंप्लीट हो गया। अब बताइए, हाँ फ्लो अभी वही कल पाऊँ, फ्लो चार्ट नहीं, मैंने नहीं कराऊंगा, फ्लो चार्ट खुद करें। ऐसे तो थोड़ी करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है ना। इंशाल्लाह एक कंसेप्ट कराएगा भाई आपका, लेकिन थोड़ा शांति। तो हाँ, कल फिर हम इंशाल्लाह इंटरनल कंट्रोल का टॉपिक शुरू करेंगे। और अच्छा, मुझे बताएं, आईटी का टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगा? कितने स्टूडेंट्स को मुश्किल लगा और कितनों को आसान लगा? अच्छा, कौन सा लेक्चर? तीन हुए ना तकरीबन लेक्चर हमारे। कौन से वाला दिन सबसे ज्यादा आपको मुश्किल लगा लेक्चर? कल वाला? चलें, ठीक है। अच्छा, ऑडिट में कोई चीज ऐसी है जो आपको आसान लगी हो? आपको तो हर चीज ही मुश्किल लग रही है। चले, ठीक है। बहरहाल, चले, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब याद कर लेंगे। असल में ना आप लोग समझ रहे होते हैं, जिस चीज को याद करना मुश्किल है ना, वो भी मुश्किल है। टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि टीचर का काम समझाना है, याद करना नहीं है। आपका काम याद करना है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट चीजें कुछ और होंगी। हमारे सामने अगर लिस्ट आ जाए ना, जो 12 चीजें हैं वो एक्सप्लेन करनी है, वो हम चुटकी में एक्सप्लेन कर देंगे। याद करने वाले के लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये थोड़ा सा, इसीलिए तो कहा जाता है आप रोज का काम रोज कर लें। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। असाइनमेंट नोट कर लीजिए, कोशिश करें, वॉल्यूम 1 की असाइनमेंट है सिर्फ, कोशिश करें इसको आप अटेम्प्ट कर लें। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।